एक बार बादशाह अकबर के मन में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और हाथ में 1 रुपया थमाते हुए कहा, बीरबल, ये लो 1 रुपया। तुम्हें बाजार जाना है और इस 1 रुपये में पूरे 100 ऊँट खरीद कर लाने हैं। याद रहे, ऊँट कम नहीं होने चाहिए और पैसे भी 1 ही रुपया खर्च होना चाहिए। दरबार में बैठे अन्य दरबारी बीरबल को मुश्किल में देख मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल निश्चित रूप से हार मान लेंगे, क्योंकि 1 रुपये में तो 1 ऊँट का चारा भी नहीं आता। बीरबल का जवाब। बीरबल ने शांत भाव से वो रुपया लिया और कहा, जी जहांपनाह, कल शाम तक आपके पास 100 ऊँट होंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, महाराज, मैंने आपके लिए 100 ऊँटों का इंतजाम कर लिया है। कृपया खिड़की से बाहर बाग में देखें। क्या था वो रहस्य? अकबर ने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई असली ऊँट नहीं थे। वहां बीरबल ने बांस की लकड़ियों और कागज से बने 100 छोटे छोटे खिलौने वाले ऊँट रखे हुए थे। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? मैंने असली ऊँट मांगे थे। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, आपने ऊँट खरीदने के लिए सिर्फ 1 रुपया दिया था। आज के समय में 1 रुपये में तो सिर्फ कागज और लकड़ी के ऊँट ही खरीदे जा सकते हैं। अगर आप असली ऊँट चाहते हैं तो उनकी कीमत भी असली देनी होगी। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी और तर्क को सुनकर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल को किसी भी जाल में फंसाना नामुमकिन है। बुद्धिमानी और तर्क से किसी भी असंभव शर्त या चुनौती का सामना किया जा सकता है। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा अपने वैभव और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन हाल ही में इस महान शहर में एक ऐसे चोर ने आतंक मचा रखा था जिसे लोग सबसे चालाक कहते थे। ये चोर कोई साधारण लुटेरा नहीं था। वो चोरी करता था, लेकिन चोरी के बाद हमेशा बादशाह अकबर के लिए एक पहेली या कटाक्ष छोड़ जाता था। इस चोर की हिम्मत उस दिन पराकाष्ठा पर पहुंच गई जब उसने सीधे शाही महल के तिलास्मी कक्ष में सेंध लगाई। ये वो कक्ष था जहां गुप्त रूप से कीमती शाही मुहरें रखी जाती थीं। अगली सुबह जब द्वारपालों ने कक्ष खोला तो मुहरें सुरक्षित थीं, लेकिन उनकी जगह पर सोने की स्याही से कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, जहांपनाह, मैंने आपका सबसे कीमती तोहफा चुराया है, वो है आपका गुरूर, और अब आप बीरबल को बुलाएंगे। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ये न केवल चोरी थी, बल्कि सीधे तौर पर उनके शासन को चुनौती थी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद वजीर बीरबल को तलब किया। बीरबल, अकबर दहाड़े, इस गुस्ताख चोर को ढूंढो। मैं देखना चाहता हूं कि ये कितना चालाक है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कागज उठाया। जहांपनाह, ये चोर वाकई चालाक है। ये जानता है कि असली खजाना कौन है। बीरबल ने कागज को उलट पलट कर देखा। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी। जहांपनाह, इस चोर ने गुरूर चुराया है, इसलिए वो जानता है कि वो भौतिक रूप से पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की है। अकबर उत्सुकता से आगे झुके। क्या गलती बीरबल? उसने आपको चुनौती दी है, और एक चोर जो आपकी प्रतिक्रिया को पहले से जानता है कि आप मुझे बुलाएंगे, वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं हो सकता। वो हमारी सोच के घेरे में ही मौजूद है, बीरबल ने समझाते हुए कहा। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप गुस्सा होते हैं या घबराते हैं। अच्छी बात यह है कि आपने उसे निराश नहीं किया। ये चोरी महल की चीजों की नहीं, बल्कि विचारों की है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आगे कहा, अब हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जहां गुरूर नहीं, बल्कि एहसास फंसे। हमें उस व्यक्ति को ये बताना होगा कि गुरूर वापस मिल गया है, बिना उसे पकड़े, तभी वो गलती करेगा। अकबर ने तुरंत सहमति दी। जैसी तुम्हारी आज्ञा हो बीरबल। मुझे उस चालाक डाक को देखना है जिसने ये साबित करने की हिम्मत की कि मेरी शान से भी कीमती कोई चीज चुराई जा सकती है। बीरबल ने अगले ही दिन दरबार में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कुछ भरोसेमंद दरबारी और चुनिंदा सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैला दी कि चोरी हुई वस्तु, जिसे वे केवल शाही गुरूर के नाम से जानते थे, बहुत ही गोपनीय तरीके से बरामद कर ली गई है। ये चोर चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, वो ये जानने के लिए बेचैन होगा कि हमने ये करिश्मा कैसे किया। बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा, उसकी अगली चाल होगी ये देखना कि जो चीज़ उसने चुराई थी वो असल में वापस आई है या नहीं। बीरबल ने आगे कहा, हमें खाली संदूक को शाही खजाने में रखेंगे और झूठी खबर फैलाएंगे कि उसमें शाही गुरूर सुरक्षित है। वो चालाक डाक ये संदेश पाकर भी शांत नहीं बैठेगा। वो ये जानने के लिए ज़रूर आएगा कि संदूक खाली है या हमने उसे पकड़ने के लिए कोई नया जाल बुना है, और यहीं हम उसे उसके अहंकार की चाल में फंसाएंगे। अकबर ने सिर हिलाया, तो तुम उस खाली संदूक के जरिए चोर को महल में वापस आने का न्योता दे रहे हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब हमें बस इंतज़ार करना है कि वो अपनी जीत का सत्यापन करने कब आता है।
महल के चारों ओर खबर बिजली की तरह दौड़ गई। लोगों ने फुसफुसाहटों में बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की, लेकिन ये खबर केवल लोगों तक नहीं, उस चालाक चोर तक भी पहुंचनी थी। दूर नगर के शोरगुल से परे एक अंधेरी और शांत जगह पर बैठा वो चालाक डाक ये संदेश सुन रहा था। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैली। शाही गुरूर, खाली संदूक, बीरबल ने मुझे फिर से चुनौती दी है, उसने सोचा। वो जानता था कि ये फंदा है, पर वो इतना अभिमानी था कि इस चाल की सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। उसे साबित करना था कि वो राज्य से भी एक कदम आगे है। 3 रातों बाद अमावस्या की काली रात में, जब पहरेदार भी ऊँघ रहे थे, एक छाया महल की ऊंची दीवारों पर सरकी। ये न तो चोर जैसा दिखता था, न ही कोई सामान्य घुसपैठिया। वो डाक अब एक साधारण बूढ़े दरवेश के भेष में था, जिसने अपनी पहचान को इतनी सफाई से छिपाया था कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था। उसका इरादा चोरी करना नहीं, बल्कि बीरबल की चाल को अपनी आंखों से देखना था। वो खामोशी से खजाने की ओर बढ़ा। बूढ़े दरवेश ने खजाने के मुख्य द्वार के सामने कदम रखा। उसने चारों ओर निगाह डाली। शांत, भयानक शांति थी। दरवाजे पर सिर्फ एक साधारण कुंडी लगी थी, जिसे खोलना किसी भी पेशेवर चोर के लिए बच्चों का खेल था। ये इतना आसान क्यों है, उसने मन में सोचा। उसे उम्मीद थी कि बीरबल ने यहाँ जाल, विषैले कांटे या छिपे हुए पहरेदार लगाए होंगे। जैसे ही वो विशाल कमरे के भीतर घुसा, उसकी आंखें तुरंत चौंक उठीं। खजाना, जो सोने और जवाहरातों से भरा होना चाहिए था, लगभग खाली था। हाँ, दीवारों पर निशान थे कि यहाँ कभी बेशकीमती चीज़ें थीं, पर अब सब गायब था। कमरे के ठीक बीचों बीच फर्श पर एक चांदी की छोटी तिपाई रखी थी। उस तिपाई पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी मंद रोशनी में एक तांबे का सिक्का रखा था, और उसके बगल में एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। डाकू समझ गया, चोरी तो पहले ही हो चुकी थी। बीरबल ने न केवल उसकी चाल को भांप लिया था, बल्कि उसके आने से पहले ही खजाना सुरक्षित कर लिया था। उसने उत्सुकता से वो कागज उठाया। ये एक छोटा संदेश था। सम्राट अकबर का विशाल साम्राज्य अपनी समृद्धि और बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए पूरे जहान में मशहूर था। आगरा नगरी में सब कुछ शांत और व्यवस्थित था, सिवाय एक रहस्यमय परेशानी के। पिछले कुछ महीनों से एक अत्यंत धूर्त ठग सक्रिय हो गया था, जिसे लोगों ने सबसे चतुर ठग का नाम दिया था। ये ठग इतना शातिर था कि वो सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर बड़े बड़े व्यापारियों के घरों से कीमती सामान उड़ा ले जाता था और कोई निशान तक नहीं छोड़ता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब शाही खजाने से सम्राट अकबर की प्रिय नवरत्न जड़ी अंगूठी गायब हो गई। क्रोधित सम्राट ने तुरंत दरबार में बीरबल को बुलाया। उनकी आवाज में चिंता और चुनौती दोनों थी। बीरबल, अकबर दहाड़े, तुम्हारी बुद्धिमानी की कहानियां हर गली में गूंजती हैं, पर यह ठग मेरी नाक के नीचे से चोरी कर रहा है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। उस चोर को ढूंढो और सिद्ध करो कि बीरबल की बुद्धि से बड़ा कोई ठग नहीं हो सकता। बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। उन्हें पता था कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक कलाकार था, जिसे पकड़ने के लिए बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि एक और ठगी की चाल चाहिए थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने महल के गुप्तचरों को नहीं बुलाया, न ही सिपाहियों को तैनात किया। इसके बजाय उन्होंने अगली सुबह शाही मुनादी करने वाले को एक अजीबोगरीब संदेश के साथ शहर के मुख्य चौक पर भेजा। संदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था, बादशाह अकबर ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें पराजित करने वाला चोर वास्तव में अद्वितीय बुद्धि रखता है। सम्राट ऐसे कलाकार की कला का सम्मान करते हैं, इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति 3 दिन के भीतर दरबार में आकर ये सिद्ध कर देगा कि उसने ही शाही खजाने में सेंध लगाई थी, उसे 20,000 सोने के सिक्के और चालाकी का उस्ताद की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा सुनकर पूरा शहर हक्का बक्का रह गया। लोगों ने सोचा, क्या ये बीरबल की नई चाल है? बीरबल जानते थे कि लालच से ज्यादा एक चतुर ठग अपनी कला की प्रशंसा का भूखा होता है। अब उन्हें बस उस घमंडी ठग के सामने आने का इंतजार था। घोषणा के पहले 2 दिन तक दरबार में असामान्य शांति छाई रही। लालच बहुत था, पर पकड़े जाने का डर उससे भी बड़ा।
कोई भी मूर्ख व्यक्ति मौत की सजा के बदले में क्षणिक सम्मान नहीं चाहता था। बीरबल इन 2 दिनों में बिल्कुल निश्चिंत थे। सम्राट अकबर कभी कभी पूछते, क्या तुम्हारा अनुमान गलत सिद्ध हुआ बीरबल? बीरबल मुस्कुराते और कहते, हुजूर, कला का भूखा कलाकार कभी भी ज्यादा देर तक अपनी कारीगरी को छिपा नहीं पाता। इंतजार कीजिए। उधर शहर के एक गुप्त ठिकाने में बैठा असली ठग, जिसका नाम नूरी था, बेचैनी से घूम रहा था। उसने 2 रातों से ठीक से भोजन नहीं किया था। 20,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा उसे चालाकी का उस्ताद की उपाधि अपनी ओर खींच रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वो बीरबल की खुली चुनौती स्वीकार करेगा? तीसरा और अंतिम दिन शुरू हुआ। नूरी ने मन ही मन निश्चय किया। उसने तुरंत एक योजना बनाई और एक साधारण राहगीर का वेश धारण करके सूर्योदय से पहले ही शाही दरबार की ओर कदम बढ़ा दिए। वो न सिर्फ पुरस्कार चाहता था, बल्कि वो ये भी सिद्ध करना चाहता था कि उसकी बुद्धिमत्ता बीरबल से कम नहीं है। शाही दरबार की कार्यवाही शुरू होने में अभी कुछ समय था, लेकिन नूरी पहले से ही मुख्य द्वार के पास खड़ा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और चेहरे पर गहरी चिंता का भाव लिए हुए था, जैसे वो बहुत दूर से चलकर आया हो। जब बादशाह अकबर और बीरबल अपनी निर्धारित सीट पर विराजमान हुए, तो नूरी ने तेजी से प्रवेश द्वार की ओर दौड़ लगाई। रुको, ये शाही दरबार है। पहरेदारों ने तुरंत उसे रोका। नूरी ने हाथ जोड़कर दीनता से कहा, मुझे बीरबल जी से तुरंत मिलना है। मैं एक गरीब किसान हूं और मुझे कल रात एक भयानक सपना आया है। यह संदेश शाही खजाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बीरबल ने, जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, उस राहगीर पर एक क्षण के लिए नजर डाली। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जितना सीधा दिख रहा है, शायद उतना है नहीं। अकबर ने उत्सुकता से अनुमति दी। इसे अंदर आने दो, बीरबल। देखें, ये कौन सा रहस्य लेकर आया है। नूरी के चेहरे पर एक अदृश्य विजय की मुस्कान फैल गई। योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पार हो चुका था। नूरी ने नतमस्तक होकर दोनों हाथ जोड़े और एक गहरे रहस्यवादी स्वर में बोलना शुरू किया। महाराज बीरबल जी, मुझे उस रात एक देवी ने दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि आपके शाही खजाने के ठीक उत्तरी द्वार की ओर, जहां 9 कलश रखे हैं, वहां जमीन के नीचे 7 की संख्या में एक बड़ी दरार पड़ गई है। अकबर ने बेचैनी से बीरबल की ओर देखा। 7 की संख्या? ये क्या बकवास है? बीरबल शांत रहे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने नूरी को ध्यान से देखा। वो अभिनय बहुत कुशलता से कर रहा था। और उस दरार का खजाने से क्या संबंध है, किसान? बीरबल ने पूछा। नूरी ने अपनी आवाज और धीमी कर ली। वह दरार, हुजूर, असल में एक पुरानी गुप्त सुरंग का मुख है, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। देवी ने कहा कि यदि सूर्योदय से पहले उस स्थान पर अंगूठे जितने बड़े 7 विशेष मोती नहीं रखे गए, तो सुरंग खुल जाएगी और खजाना लूट लिया जाएगा। मैंने ये संदेश देने में एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। नूरी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि तीव्र लालच चमक रहा था, जिसे केवल बीरबल ही पहचान पाए। बीरबल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। तुम्हारी बात से ऐसा प्रतीत होता है, नूरी, जैसे तुम ये नहीं चाहते कि खजाना सुरक्षित रहे, बल्कि तुम उन मोतियों को पाने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो। बीरबल ने जानबूझकर उसकी लालच को उजागर किया, पर नूरी तुरंत सतर्क हो गया। नहीं, नहीं, हुजूर, नूरी ने लगभग चीखते हुए कहा, मेरा लालच केवल गांव की सुरक्षा के लिए है, लेकिन मैं एक गरीब किसान हूं। इतने बड़े शुद्ध मोती, क्या वह भी 7? कहां से लाऊं? मैंने कुछ स्थानीय साहूकारों से बात की, लेकिन वे बिना भारी जमानत के एक कौड़ी भी देने को तैयार नहीं, और हमारे पास समय बहुत कम है। उसकी आवाज में अब अत्यधिक व्याकुलता थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये एक चालाकी भरी योजना थी, जहां नूरी अपनी जरूरत की चीजों को
दैवीय आदेश बताकर शाही खजाने से निकलवाना चाहता था। बीरबल ने अपनी मुट्ठी मेज पर रखी। ठीक है नूरी, यदि यह मामला इतना गंभीर है तो हमें कुछ करना होगा, पर तुम उन मोतियों की चिंता मत करो, ये बीरबल का काम है। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और सीधे बादशाह अकबर के पास गए। उन्होंने अत्यंत धीमी आवाज में, जिससे सिर्फ बादशाह ही सुन सकें, नूरी की पूरी साजिश का खुलासा किया। जहां पनाह बीरबल ने समझाया, नूरी की मांग मोतियों की नहीं है, बल्कि वो शाही खजाने की परीक्षा ले रहा है। वो जानता है कि यदि हम उसे रोकेंगे तो वो कहेगा कि हमने दैवीय कार्य में बाधा डाली और उसका अपमान किया। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। तो तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? हमें क्या करना चाहिए? विचार यह है कि हम उसे मोती देंगे, पर हमारे तरीके से। कल सुबह नूरी को यह माला भेंट की जाएगी। बीरबल ने एक छोटे से मखमली डिब्बे की तरफ इशारा किया। कारीगरों ने रात भर काम करके कांच के बने, लेकिन हूबहू असली दिखने वाले मोतियों की एक माला तैयार की थी। यदि वो ठग है तो वो इसे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो सिर्फ संपत्ति चाहता है। यदि वो सचमुच सिद्ध पुरुष होता तो नकली मोतियों को छूते ही उनकी वास्तविकता पहचान जाता। अगले दिन सुबह होते ही दरबार में हलचल थी। नूरी अपने सिर पर साफा बांधे और गले में रुद्राक्ष की माला पहने शांत मुद्रा में अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा था। बीरबल ने आगे बढ़कर उसी मखमली डिब्बे को नूरी के सामने बढ़ाया। हे सिद्ध पुरुष, आपकी भक्ति और तपस्या को देखते हुए शहंशाह ने ये भेंट आपके लिए भेजी है, कृपया इसे स्वीकार करें। नूरी की आंखें मोतियों की आभा पर एक क्षण के लिए ठहर गई। उसने बड़ी सावधानी से डिब्बे को पकड़ा और ढक्कन हटाया। मोतियों की जगमगाहट पर उसके चेहरे पर संतोष का एक सूक्ष्म भाव आया, जिसे उसने तुरंत गंभीरता के पर्दे के पीछे छिपा लिया। उसने माला को उठाया, उसे अपनी उंगलियों में घुमाया, लेकिन उसकी वास्तविकता पहचानने का कोई प्रयास नहीं किया। शहंशाह की कृपा अपरंपार है। नूरी ने अत्यंत आदर से कहा, मैं ये बहुमूल्य उपहार सहर्ष स्वीकार करता हूं। बीरबल ने तुरंत सम्राट की ओर देखा और आंखों ही आंखों में संकेत दिया। ठग पकड़ा गया। एक सच्चा सिद्ध पुरुष भौतिक संपत्ति को महत्व नहीं देता और मोतियों को छूते ही उनकी कृत्रिमता पहचान जाता। नूरी ने तो केवल उनकी कीमत देखी थी। अकबर ने बीरबल के मौन संकेत को गहराई से समझा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर सम्मान और उत्सुकता का भाव बनाए रखा। नूरी अभी भी मोतियों की चमक में खोया हुआ था। हजरत नूरी, शहंशाह ने अत्यंत सौम्यता से कहा, हम आपकी पवित्रता और त्याग की भावना के कायल हैं, पर जैसा कि बीरबल ने संकेत दिया है, मेरा मन एक दुविधा में है। यदि आप सचमुच सर्वज्ञानी हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस समय मेरे खजाने में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है और वो किस कोने में रखी है? ये सीधा और अप्रत्याशित प्रश्न था। नूरी के आत्मविश्वास में पहली बार एक हल्की सी दरार आई। उसकी आंखें मोतियों की माला से हटकर पहली बार विचलित होकर बीरबल के मुस्कुराते चेहरे पर टिकी। वो जानता था कि ये साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि उसकी सिद्धि का अंतिम परीक्षण था। वो अब केवल सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि ठग के रूप में पकड़ा जाने की कगार पर था। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली, गले को साफ किया और एक गहरा नाटकीय श्वास लिया। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली, गले को साफ किया और एक गहरा नाटकीय श्वास लिया। नूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। माथे पर गहन एकाग्रता का भाव लाते हुए उसने अपने हाथों को छाती पर जोड़ा। कुछ क्षणों की गहन शांति छाई रही, जैसे वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहा हो। दरबार में मौजूद सभी लोग, यहां तक कि अकबर भी, सांस रोके परिणाम का इंतजार कर रहे थे। फिर नूरी ने अपनी धीमी लेकिन गूंजदार आवाज में उत्तर देना शुरू किया, जो रहस्यवाद और दर्शन से भरा था। महाराज, भौतिक खजाना तो केवल माया है, वो क्षण भंगुर है। मेरी दिव्य दृष्टि मुझे बताती है कि आपके खजाने में
इस समय सबसे मूल्यवान वस्तु भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। बीरबल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ नूरी को देखा। नूरी ने आगे कहा, वो है राजधर्म। वो धर्म जिसके कारण आपके राज्य में न्याय का दीपक निरंतर जलता है। दुनिया की कोई दौलत इसकी बराबरी नहीं कर सकती। और यदि आप कोने की बात करते हैं, नूरी ने अब आंखें खोलकर आत्मविश्वास से कहा, तो ये अमूल्य निधि आपके हृदय के उस सत्य के कोने में रखी है जहां से आप अपने राज्य की हर वस्तु को न्याय की कसौटी पर परखते हैं। उसने सोचा था कि इस आध्यात्मिक जवाब से वो बीरबल को चकमा दे देगा, परंतु बीरबल का प्रश्न सीधा था। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, सिद्ध पुरुष, राजधर्म मूल्यवान अवश्य है, किंतु हम बात कर रहे हैं मेरे सरकारी खजाने की। नूरी ने अब अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली, जैसे वो भौतिक जगत की इस तुच्छ मांग से ऊब चुका हो। उसने एक लंबी, धीमी सांस ली, मानो वो बीरबल के व्यवहार के लिए उन्हें क्षमा कर रहा हो। सेवक, नूरी ने धीमी आवाज में कहा, सरकारी खजाना केवल ईंटों और पत्थरों के पीछे बंद स्वर्ण नहीं होता। वो तो प्रजा के होठों पर टिकी संतुष्टि की मुस्कान है। जब तक वो मुस्कान कायम है, आपका कोष भरा हुआ है। बीरबल मुस्कुराए, आपकी बात में सत्य है सिद्ध पुरुष, किंतु मेरी गणना के अनुसार पिछले माह जो स्वर्ण मुद्राएं खजाने में रखी गई थी, वे अब संतुष्टि की मुस्कान बनने से पहले ही कहीं विलुप्त हो गई है। कृपया उस विशिष्ट स्थान का पता बताएं जहां हमारी राजकीय संपत्ति विश्राम कर रही है। हमें भौतिक रूप से उस खजाने की आवश्यकता है। नूरी को अब पता चल गया था कि ये आध्यात्मिक जाल काम नहीं करेगा। उसे लगा कि यदि वह किसी कोने या दिशा का नाम लेगा तो वो पकड़ा जाएगा। राजकीय संपत्ति, नूरी ने उत्तर दिया, वो कभी नष्ट नहीं होती। वो तो राजा के भार में निहित है। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वो नूरी के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए हों। आपकी बात में दार्शनिकता है नूरी। राजा का भार, ये उत्तरदायित्व अवश्य ही सबसे बड़ा खजाना है। परंतु बीरबल ने अपनी आवाज में हल्की सी गंभीरता लाई, जब राजा का भार स्वर्ण मुद्राओं के रूप में भौतिक रूप लेता है तो उसे किसी कोठरी या गुप्त तहखाने में विश्राम करना होता है। यदि वह भार केवल हवा में निहित है तो खजाना खाली माना जाएगा। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और नूरी की आंखों में देखा। आपका दावा है कि आप चोर नहीं हैं, बल्कि आप उस भार के संरक्षक हैं। अतः संरक्षक होने के नाते आपको भली भांति पता होगा कि वो विशिष्ट भार इस समय महल के किस कोने में रखा गया है। हमें केवल उस विशिष्ट कमरे का नाम या दिशा चाहिए जहां ये राजकीय संपत्ति विश्राम कर रही है। नूरी का रंग उड़ गया। आध्यात्मिक बहस में उलझना आसान था, लेकिन अब बीरबल उसे ईंट पत्थर और दिशाओं के जाल में फंसा रहा था। उसने एक बार फिर बच निकलने की कोशिश की। महाराज, नूरी ने कहा, वो संपत्ति। महाराज, नूरी ने कहा, वो संपत्ति इस समय भौतिक बंधनों से मुक्त है। उसे मैंने स्वयं विश्राम दिया है, ठीक उसी जगह जहां उसका वास्तविक मूल्य समझा जाता है, न कि उसकी दिखावटी चमक। वो अब अदृश्य सत्य के हाथों में सुरक्षित है। उसे कोई भी साधारण आंखें नहीं देख पाएंगी, क्योंकि वो असुरक्षित नहीं है। बीरबल मुस्कुराया। उसने बड़ी विनम्रता से नूरी को प्रणाम किया। आपकी दार्शनिक चतुराई अद्भुत है नूरी, लेकिन राजकीय खजाना आध्यात्मिक विश्राम गृहों में नहीं रखा जाता, बल्कि महल की ठोस दीवारों के भीतर सुरक्षित होता है। यदि आप संरक्षक हैं, तो आपको इस ठोस दीवार का पता तो होगा ही। हमें केवल ये बताइए, आपका ये अदृश्य सत्य महल के किस भाग में निवास करता है? क्या ये उत्तर के दालान में है, दक्षिण के तहखाने में, या फिर उस कमरे में जहां शाही मोहरें रखी जाती हैं? बीरबल की इस सीधी चुनौती ने नूरी को एक बार फिर हिला दिया। वो अब न सीधे इनकार कर सकता था और न ही कोई अस्पष्ट उत्तर दे सकता था, क्योंकि बीरबल अब सीधे कमरे का नाम मांग रहा था। उसने जल्दी से अपने बचाव का अंतिम दाव सोचा।
यदि मैं आपको वो स्थान बता दूं, नूरी ने धीमे से कहा, तो आप उसे तुरंत जब्त कर लेंगे और मेरा संरक्षक होने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। बीरबल की आंखों में शरारतपूर्ण चमक आ गई। अजीब बात है, नूरी, उन्होंने एक ठहाका लगाते हुए कहा, क्या सत्य कोई सोने की अशर्फी है जिसे संदूक में बंद किया जा सके? या क्या वह कोई राजशाही दस्तावेज है जिस पर मुहर लगाकर उसे जब्त कर लिया जाए? बीरबल ने नूरी के और करीब आते हुए अपनी आवाज धीमी की। सत्य तो वो है जिसे खुली जुबान से सबके सामने स्वीकार किया जाता है। वो उत्तर के दालान या दक्षिण के तहखाने में कैद होकर नहीं रह सकता। उन्होंने जोर देकर कहा, यदि आप सत्य के सच्चे संरक्षक हैं, तो आपको इस बात का भय क्यों है कि कोई उसे ज़ाता कर लेगा? क्या आपने महल में किसी वस्तु को सत्य का रूप देकर बादशाह सलामत के सामने एक नाटक रचा है? इस सीधे आरोप ने नूरी का रंग उड़ा दिया। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वो समझ गया कि बीरबल ने उसके रचे हुए सारे जाल को एक झटके में तोड़ दिया है। अब उसके पास स्वीकार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। नूरी ने अंततः अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने सिर झुकाकर जमीन की ओर देखते हुए कहा, हां, जहांपनाह, बीरबल ठीक कहते हैं। मेरा रंग उतर गया, क्योंकि मेरे पास सत्य नहीं था, केवल उसका स्वांग था। मैंने धन और यश की लालसा में आपको धोखा देने का प्रयास किया। सत्य को भला कौन जब्त कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने बादशाह अकबर की ओर रुख किया। जहांपनाह, नूरी ने जिस संदूक में सत्य होने का दावा किया था, वो दरअसल एक जादुई आईना था। उस आईने को उसने इस तरह से तैयार किया था कि जो भी उसमें देखता, उसे अपने मन के विचार ही परिलक्षित होते थे और देखने वाला भ्रमित हो जाता था कि उसने सच को पा लिया है। ये सुनते ही अकबर का क्रोध आसमान छूने लगा। धोखेबाज नूरी की धूर्तता पर उन्हें गहरा अफसोस हुआ। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि नूरी को कारावास में डाला जाए और उसके रचे हुए सारे स्वांग को महल से तत्काल हटा दिया जाए। चतुर ठग तो बहुत देखे, पर इतना शातिर नहीं, बादशाह ने भारी स्वर में कहा। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से राज दरबार की लाज बचाई थी। सिपाहियों ने नूरी को जंजीरों में कस दिया, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई डर था और न ही कोई पश्चाताप। कारावास की ओर जाते हुए नूरी ने एक अंतिम बार बादशाह की ओर देखा। जहांपनाह, वो शांत स्वर में बोला, मेरा जादू सिर्फ एक दिखावा था, पर यह दिखावा उन लोगों पर चला जिन्होंने स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझा। मेरे स्वांग ने सिद्ध किया कि इच्छाएं सत्य से अधिक आकर्षक होती है। ये बात सुनकर बीरबल मंद मंद मुस्कराए, क्योंकि नूरी की ये अंतिम बात सच्चाई की एक तीखी धार थी। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली। नूरी को भले ही सजा मिली हो, लेकिन उसने एक ऐसा सबक दिया था जो सदियों तक दरबारियों के मन में गूंजता रहेगा कि सबसे बड़ा भ्रम वही होता है जिसे हम खुद देखना चाहते हैं। इस घटना ने एक बार फिर बीरबल के असाधारण विवेक को सिद्ध कर दिया, जिन्होंने स्वयं उस ठग के छल को जानने के लिए अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि तर्क पर भरोसा किया था। कई दिन बीत गए। दरबार में अब शांति थी, लेकिन नूरी द्वारा सिखाया गया सबक हवा में गूंजता रहा। बादशाह अकबर ने अब हर नए दावेदार या आगंतुक को अत्यधिक सावधानी से देखना शुरू कर दिया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि राज्य की समृद्धि हमेशा किसी न किसी लोभी की आंखों में लालच पैदा करेगी। एक शाम आरामगाह में बैठे बादशाह ने बीरबल को विशेष रूप से बुलाया और गहन कृतज्ञता व्यक्त की। बीरबल, उन्होंने स्नेह से कहा, यह घटना दर्शाती है कि बुद्धि तलवार से कहीं अधिक तीक्ष्ण होती है। तुमने केवल मेरे धन की रक्षा नहीं की, बल्कि मेरे पूरे राज्य को भविष्य के छलों से सतर्क कर दिया। तुम्हारा विवेक अतुलनीय है। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो बस इतना जानता हूं कि छल की जड़ें हमेशा हमारी अपनी लालसाओं में होती है।
जब तक मनुष्य खुद को धोखा देने को तैयार रहता है, तब तक कोई भी ठग सफल हो सकता है। अकबर ने गहरी सोच में बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी दृष्टि व्यापक है मेरे मित्र, लेकिन यह जानकर मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा ठग हो सकता है जो इतना चतुर हो कि वो लालसा को जम दिए बिना ही किसी को मूर्ख बना सके? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, जहां अहंकार होता है, वहां लालसा का बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती। अहंकार स्वयं सबसे बड़ा छल है। बादशाह अभी इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि तभी द्वारपाल ने झुककर सूचना दी कि राज्य की सीमा पर एक रहस्यमय यात्री आया है। वो न तो व्यापारी है और न ही भिक्षु, बल्कि खुद को ज्ञान का साधक बताता है। उस यात्री ने दावा किया है कि वो केवल अपनी बुद्धि के बल पर 3 दिनों के भीतर बादशाह के सबसे कीमती खजाने को चुरा लेगा, और वो खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वयं बीरबल का विश्वास होगा। ये चुनौती सुनकर बादशाह अकबर का कौतूहल जाग उठा। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या कोई तुम्हारी निष्ठा को मात्र 3 दिन में चुरा सकता है? ये अवश्य ही किसी ढोंगी का अहंकार होगा, जिसने सोने चांदी की बजाय सबसे मूल्यवान वस्तु पर दाव लगाया है। बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर तनिक भी चिंता नहीं थी। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, विश्वास चोरी नहीं किया जा सकता, केवल उसे डगमगाया जा सकता है। लेकिन ये चुनौती दिलचस्प है। यदि वो व्यक्ति अपनी बुद्धि से ये कार्य सिद्ध कर सकता है, तो हमें उसके कौशल को परखना चाहिए। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। बीरबल की दृढ़ता देखकर अकबर का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने तत्काल आदेश दिया, उस ज्ञान के साधक को राजसी सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। हम देखेंगे कि इस अनोखे खेल में जीत ज्ञान की होती है या छल की। पर यदि वो असफल रहा, तो उसे 3 दिन बाद कठोर दंड मिलेगा। अगले ही पल वो रहस्यमय यात्री, जिसके कपड़े साधारण थे पर आंखें असाधारण तेज थी, दरबार में प्रवेश किया। उसने झुककर सलाम किया और सीधे बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने अपनी भव्य सिंहासन पर तनिक झुककर उस अजनबी की आंखों में झांका। अज्ञान के साधक, अकबर ने गंभीर किंतु उत्सुक स्वर में पूछा, तुमने खुद को ज्ञान और विवेक का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बताया है। तुम्हारी वह अनोखी परीक्षा क्या है जिसके लिए तुम हमारे बीरबल को चुनौती देने का साहस रखते हो? यात्री ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पहले बीरबल की ओर देखा, फिर नजरों को बादशाह की ओर मोड़ लिया। उसकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द में आत्मविश्वास छलकता था। जहां पनाह, मेरी परीक्षा ज्ञान की नहीं, बल्कि सत्य और भ्रम के बीच के अंतर को पहचानने की है। मैं कल रात राजमहल में एक ऐसी वस्तु रखूंगा जो मूल्यवान होगी, परंतु भ्रामक भी। यदि सुबह होने तक बीरबल बिना उस वस्तु को देखे या छुए ये बता दे कि वो क्या थी और क्यों मैंने उसे यहां रखा था, तो मैं अपना दावा छोड़ दूंगा। पर यदि वो असफल हुए, तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में उनसे भी चतुर लोग मौजूद हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए सिर झुकाया। उनकी आंखें उस धक के रहस्य को भेदने में जुट गई। रात्रि की गहराती खामोशी में वो चतुर ठग, जिसने अपना परिचय केवल मायादास के रूप में दिया था, अपने गुप्त कार्य में जुट गया। उसने काले वस्त्र पहने और किसी भी सिपाही की निगाह से बचते हुए चुपचाप राजमहल के सबसे सुरक्षित कक्ष, जहां बादशाह अकबर के निजी दस्तावेज रखे जाते थे, के पास पहुंचा। मायादास ने सावधानी पूर्वक अपनी झोली खोली और उसमें से एक ऐसी वस्तु निकाली जो दिखने में बहुमूल्य रत्न के समान प्रतीत होती थी, पर छूने पर वो क्षण भर में वाष्पित हो सकती थी। उसने उस भ्रामक वस्तु को एक गुप्त स्थान पर रखा और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, मानो वो हवा का एक झोंका हो। इधर बीरबल अपने आवास पर गहन विचार मुद्रा में बैठे थे। वे जानते थे कि उत्तर वस्तु में नहीं, बल्कि ठग की सोच और उसकी चाल में छिपा है।
उन्होंने अपने सहायकों से महल के चप्पे चप्पे पर केवल असामान्य शांति को महसूस करने का निर्देश दिया था, किसी भी तरह की भौतिक हलचल पर नहीं। बादशाह अकबर चिंतित थे, पर बीरबल का शांत एकाग्र चेहरा उन्हें ढांढस बंधा रहा था। रात भर महल पर गहन चुप्पी छाई रही, सब सुबह होने का और इस अनोखी पहेली के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी आभा ने महल के पत्थरों को चमकाया, तो बादशाह अकबर तुरंत बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल, उन्होंने अधीरता से पूछा, रात भर की गहन शांति ने क्या कोई राज खोला? क्या हमने उस चालाक ठग की कोई परछाई भी पकड़ी? बीरबल ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक हल्की विजय मुस्कान थी। हुजूर, चोर ने जो चाल चली वो वस्तुतः भौतिक नहीं बल्कि शुद्ध मानसिक थी। असामान्य शांति का अर्थ ये नहीं कि कोई हिलडुल नहीं रहा था, बल्कि ये था कि चोर ऐसी जगह पर छिपा था जहां किसी को किसी भी हलचल की अपेक्षा ही न हो। बीरबल ने तुरंत महल के उत्तरी छोर पर स्थित पुराने बंद पड़े शाही स्नानघर हम्मम की ओर इशारा किया। ये वो जगह है जहां मरम्मत के बाद महीनों से कोई नहीं गया। सबसे अधिक असामान्य शांति वहीं होगी, जहां साधारणतः कोई शांति महसूस करने जाता ही नहीं। बीरबल के निर्देश पर सैनिकों ने संशय के साथ उस वीरान स्थान की ओर कूच किया। सैनिकों का समूह जहां उन्होंने महीनों से कदम नहीं रखा था, उस जगह पहुंचा। धूल और सीलन भरी हवा ने उनका स्वागत किया। संशय भरे कदमों से उन्होंने टूटे हुए संगमरमर के फर्श पर चलते हुए भीतरी कक्ष की ओर देखा। पहली नजर में हमाम पूरी तरह खाली था। केवल टूटी हुई मूर्तियां और सूखे हौज थे। लेकिन बीरबल का शब्द मस्तिष्क में गूंज रहा था, असामान्य शांति। एक सिपाही की नजर छत के पास एक ऊंचे बंद पड़े रोशनदान पर पड़ी। वहां किसी को बैठने लायक कोई जगह नहीं थी। फिर भी दीवार के रंग से मिलते जुलते कपड़ों में लिपटा हुआ चतुर चोर बड़ी सावधानी से रोशनदान की पट्टी पर टिका हुआ बैठा था। वो इतना स्थिर था कि वो खुद एक मूर्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके बगल में एक छोटे से थैले में चोरी हुआ शाही रत्न बरामद हुआ। बीरबल का अनुमान बिल्कुल सटीक था। चोर को बंदी बनाकर तुरंत अकबर के दरबार में पेश किया गया। दरबार में अजीब सी शांति छाई हुई थी। रत्न की बरामदगी से जहां एक ओर संतोष था, वहीं दूसरी ओर सभी इस ठग की असाधारण चतुराई से चकित थे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उनके सबसे सुरक्षित खजाने को लगभग चुनौती दे दी थी। चतुर ठग। अकबर ने कुछ नाराजगी और कुछ प्रशंसा के भाव से गरजते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम बीरबल की तीखी नजर से बच निकलोगे। तुमने हमारे पहरेदारों को धूल चटा दी, लेकिन तुम्हारे पकड़े जाने का तरीका वो भी कम अद्भुत नहीं है। ठग ने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर न तो कोई शर्म थी और न ही हार मानने का भाव। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, जहांपनाह, पकड़ना तो नियति थी। मेरा कौशल केवल चोरी तक सीमित था, छिपने तक नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे पकड़ने के लिए स्वयं बीरबल को इतनी सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग करना पड़ा। उसकी बात सुनकर बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने आदेश दिया, तुम्हारी चतुराई दंड को कम नहीं कर सकती। तुम्हें सजा मिलेगी, परंतु तुम्हारे पास एक अवसर है। हमें बताओ, तुमने ये चोरी इतनी सफाई से कैसे की? ठग के चेहरे पर अब गर्व की एक हल्की मुस्कान थी। उसने अपने हाथ जोड़े और धीमी स्पष्ट आवाज में कहना आरंभ किया, जहांपनाह, ये चोरी केवल ताले तोड़ने या दीवार फांदने की नहीं थी। ये मनुष्य की आदत और धारणा को तोड़ने की कला थी। मैंने महीनों तक खजाने की रखवाली करने वाले हर सिपाही की दिनचर्या, उनकी नींद के समय और उनके छोटे से छोटे डर का गहन अध्ययन किया। उसने आगे बताया, मैंने देखा कि इंसान शांति की अपेक्षा करता है, और जब वो शांति लगातार बनी रहती है तो उसकी सतर्कता कम हो जाती है। इसलिए मैंने पहले कई दिनों तक शहर में छोटी छोटी निरर्थक अफवाहें फैलाई।
कि चोर शायद बाग की तरफ से आ रहा है या नदी के किनारे छिपा है। जब पहरेदार इन झूठी चेतावनियों से थक गए और सोचने लगे कि चोर आएगा ही नहीं, तब मैंने हमला किया। जिस रात चोरी हुई, उन्हें लगा कि यह भी बस एक और झूठी चेतावनी है, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं उनकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा था। बिरबल, जो अब तक ठग की बात को पूरी एकाग्रता से सुन रहे थे, मुस्कुराए और बोले, वास्तव में तुम्हारी चतुराई केवल चालों में नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव को समझने में है। तुमने उनकी अपेक्षाओं को ही अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया। ये तो बताओ, जब तुमने पहरेदारों को थका दिया, तो खजाने तक पहुंचने के लिए इतनी कड़ी निगरानी वाली दीवारों को कैसे पार किया? आपने अवश्य ही कोई गुप्त मार्ग खोजा होगा। ठग ने सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। महाराज, कोई गुप्त मार्ग नहीं था। मैंने अपनी रणनीति का दूसरा चरण लागू किया, खुद को अदृश्य बनाना। मैंने अफवाहों का उपयोग न केवल पहरेदारों को थकाने के लिए किया, बल्कि शहर में भी एक ऐसी धारणा बना दी कि चोर कोई अदृश्य जादुई शक्ति वाला व्यक्ति है। जब लोग किसी अतिमानवीय चोर की तलाश कर रहे थे, तब मैं एक धूल से सने साधारण माली या कर्मचारी के वेश में खजाने के कमरे में घुसा। किसी ने भी एक थके हुए साधारण इंसान को सबसे चतुर ठग नहीं माना। ठग ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अकबर को देखा। महाराज, चोरी का पहला चरण केवल प्रवेश करना नहीं था, बल्कि बाहर निकलने की तैयारी करना था। एक बार जब मैं माली के वेश में अंदर घुसा, तो मैं तुरंत चोरी करके बाहर नहीं आया। मैंने 3 दिनों तक केवल खजाने के कमरे में रखे हुए बेकार, टूटे हुए सामानों को महल के पिछले द्वार से बाहर ले जाना शुरू किया। ये वस्तुएं इतनी तुच्छ थी कि पहरेदारों ने उन्हें जांचने की जरूरत नहीं समझी। धीरे धीरे मैंने उन बेकार वस्तुओं के बीच छोटी मात्रा में असली सोना और जवाहरात मिलाना शुरू कर दिया। पहरेदारों का दिमाग अब इस बात के लिए अभ्यस्त हो चुका था कि ये व्यक्ति सिर्फ कचरा बाहर ले जा रहा है। जब वे किसी बड़ी डकैती या भारी बक्से की अपेक्षा कर रहे थे, तब मैं चुपचाप प्रतिदिन एक साधारण बोरी में महल का सबसे कीमती सामान निकालता रहा। मैंने उनकी ही सुरक्षा व्यवस्था को अपनी निरंतरता की ढाल बना दिया। अकबर और बीरबल दोनों स्तब्ध रह गए। अकबर ने कहा, यह बुद्धिमत्ता है, ठगी नहीं। बीरबल ने ठग की ओर देखा। जहां पनाह ठीक कहते हैं। बीरबल ने सहमति जताई। ये ठगी से अधिक कला थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। इतनी बुद्धिमानी से कार्य करने के बाद आप इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कैसे पहुंचे? आपने चोरी क्यों बंद कर दी? और यदि योजना इतनी अचूक थी, तो अंततः आप पकड़े कैसे गए? ठग ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब भी आत्मसंतोष का भाव था। मैंने चोरी इसलिए बंद की क्योंकि मेरे पास अब वो सब था जो मैं चाहता था। एक छोटा, सुरक्षित ठिकाना बनाने के लिए पर्याप्त धन। मैंने निरंतरता की अपनी ढाल स्वयं तोड़ दी। जब मैंने अचानक वो साधारण बोरी लाना बंद कर दिया, तो पहरेदारों को पहली बार कुछ अजीब लगा। उनकी सुरक्षा की आदतें टूट गई। उन्होंने छानबीन शुरू की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खजाना दूर, एक साधु के भेष में, एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया था। मुझे पकड़ने के लिए उन्हें केवल मेरे अचानक गायब होने की जरूरत थी, चोरी के कारण की नहीं। तो आप पकड़े नहीं गए थे? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। जी नहीं, जहांपनाह, मैं स्वयं हाजिर हुआ। ये क्यों? अकबर ने भौहें सिकोड़ी। जब आपने इतनी चतुराई से खुद को बचाया था, तो फिर वापस आने का क्या कारण? आप तो साधु के भेष में पूरी तरह सुरक्षित थे। ठग मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। हुजूर, धन छिपाने के बाद भाग जाना तो किसी भी तुच्छ चोर की नियति होती। मेरी महत्वाकांक्षा केवल तिजोरी खाली करना नहीं थी, बल्कि ये सिद्ध करना था कि बुद्धि और धैर्य के सामने राज्य की सारी सुरक्षा व्यर्थ है। मैंने जो किया वो एक प्रयोग था। प्रयोग? बीरबल ने पहली बार बात करते हुए जिज्ञासा से पूछा। जी हां, महाराज बीरबल,
और प्रयोग के निष्कर्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। यदि मैं भाग जाता तो लोग मुझे भाग्यशाली चोर कहते, चतुर नहीं। लेकिन मेरी हाजिरी ये सिद्ध करती है कि मैं इस कहानी का लेखक हूं, पात्र नहीं। मैंने साबित किया कि मैं सुरक्षा में सेंध लगा सकता हूं और जब मैं चाहूं तब बाहर आ सकता हूं। महाराज अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर क्रोध के बजाय विस्मय था। तुम्हारी बुद्धि को सलाम, युवक, अकबर ने कहा। हम मानते हैं कि तुमने सुरक्षा तंत्र को चकमा दिया और अपनी असाधारण चतुराई सिद्ध की, परंतु एक प्रश्न अब भी बाकी है। प्रयोग सिद्ध हो गया, ये मान लिया, लेकिन राजकोष की वो अनमोल माला कहाँ है? चोरी तो चोरी ही कहलाती है, चाहे मकसद कितना भी महान क्यों न हो। क्या तुम हमें वो माला लौटाओगे? ठग मुस्कुराया। उसने झुककर सम्मान प्रकट किया और कहा, जहांपनाह, प्रयोग का अंतिम चरण अब पूर्ण होता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैंने सेंध लगाई, मैं दरबार में उपस्थित हुआ और अब मैंने माला वापस कर दी है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत ठग के चेहरे पर निगाह डाली। वापस कर दी? बीरबल ने पूछा। ये कैसे संभव है? यदि माला वापस आ चुकी है तो किसे पता चला और कब? कल रात, ठग ने कहा। माला वहां नहीं थी, जहां उसे होना चाहिए था। लेकिन आज सुबह जब दरबारी जागेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि वो अपने सही स्थान पर है। मैंने चुराया भी नहीं, बल्कि उसे एक रात के लिए उधार लिया था। अकबर का माथा ठनका। उनका चेहरा क्रोध और अत्यधिक आश्चर्य से भर गया। ये क्या बकवास है? अकबर ने गरज कर कहा। तुम सोचते हो कि इसे एक रात का उधार बताकर तुम अपने अपराध से मुक्त हो जाओगे? तुरंत, दरबारी, अभी जाओ और शाही खजाने के अधिकारी से पता लगाओ कि क्या वो बहुमूल्य हार सचमुच अपनी जगह पर है या नहीं। एक पल की भी देरी न हो। जब दरबारी तेजी से राजमहल की ओर दौड़ा तो बीरबल ने अपनी शांत दृष्टि ठग पर जमाए रखी। तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर दिया, बीरबल ने कहा, परंतु यदि तुम वास्तव में सबसे चतुर ठग हो तो तुमने उसे वापस क्यों कर दिया? क्या तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं थी? ठग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, असली कला चोरी करने में नहीं है, बल्कि ये सिद्ध करने में है कि आप चोरी कर सकते हैं और फिर भी पकड़े नहीं जा सकते। मैंने अपनी कला का प्रमाण दिया। वापस करने से यह सिद्ध होता है कि मेरी भूख सोने की नहीं, बल्कि चुनौती की थी। ठीक उसी क्षण भागा हुआ दरबारी हाफता हुआ दरबार में लौटा। दरबारी हाफता हुआ चिल्लाया, जहांपनाह, मैं लूट लिया गया। मेरी शाही मोहर और वो बहुमूल्य हार जो मैंने अभी अभी प्राप्त किया था मेरे कक्ष से गायब है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। अकबर ने कठोरता से ठग की ओर देखा, जिसने अभी भी वही आत्मविश्वास वाली मुस्कान बनाए रखी थी। तभी दरबारी ने ठग को देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। ये कौन है? मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं था। पर मेरे सामान का क्या हुआ? ठग ने झुककर जमीन पर रखी वही पोटली उठाई और दरबारी की ओर बढ़ा दी। ये लो हुजूर, आपका हार और मोहर। मैंने इसे केवल इसलिए लिया था ताकि ये सिद्ध कर सकूं कि मैं बादशाह के महल के सबसे सुरक्षित कोनों तक पहुंच सकता हूं। मुझे उम्मीद है मेरी कला का प्रदर्शन आपको पसंद आया होगा। ठग की इस चतुराई पर दरबारी अवाक रह गया। उसने कांपते हाथों से अपना सामान वापस लिया और अचंभे से कभी ठग को देखता तो कभी सम्राट अकबर को। अब यह साबित हो चुका था कि वो ठग सचमुच सबसे चतुर था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों कि अब इस बेजोड़ चोर का क्या किया जाए। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक कहा, जहांपनाह, कला का सम्मान करना आवश्यक है, भले ही वो किसी ठग की क्यों न हो। इस व्यक्ति ने अपनी चतुराई का उपयोग सिद्ध करने के लिए किया, चोरी करने के लिए नहीं।
इसने हमारा धन नहीं बल्कि हमारा ध्यान चुराया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इस अपराधी को यूं ही छोड़ दिया जाए? बीरबल, बिल्कुल नहीं हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। इतना बड़ा हुनर बर्बाद नहीं होना चाहिए। यदि यही कौशल गलत दिशा में लगाया जाए तो ये राज्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है। मेरी सलाह है कि इस व्यक्ति को दंडित करने के बजाय इसकी प्रतिभा को सही दिशा दी जाए। ये ठग नहीं बल्कि गुप्त सूचनाएं जुटाने वाला बेहतरीन जासूस बन सकता है। इसे शाही सुरक्षा और गुप्तचर विभाग में नियुक्त किया जाए। ठग, जिसने अब तक केवल प्रशंसा चाही थी, पहली बार सम्मान और आश्चर्य से बीरबल को देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी चालें बीरबल के सामने खुली किताब थी। बादशाह अकबर ने पल भर सोचा। बीरबल का यह सुझाव न केवल उदार था बल्कि दूरदर्शिता से भरा भी था। उन्होंने देखा कि ठग की आंखों में अब भय नहीं बल्कि एक नई चमक थी, सम्मान और उद्देश्य की चमक। बीरबल, तुम्हारा न्याय हमेशा असाधारण होता है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने ठग की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम अपनी पिछली राह त्याग कर ईमानदारी से शाही गुप्तचर बनोगे? ये बड़ा दायित्व है और इसमें वही कौशल चाहिए जिसके कारण तुम्हें आज यहां लाया गया है। ठग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। जहांपनाह, अब तक मैं अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल खुद को जीवित रखने और मूर्खों को ठगने में करता रहा। बीरबल साहब ने मुझे पहली बार जीवन में सही रास्ता दिखाया है। मैं आपकी और सल्तनत की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करने का वचन देता हूं। मुझे अब केवल चतुर ठग नहीं बल्कि वफादार शाही गुप्तचर बनना है। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम्हारी निष्ठा पर मेरी आंखें रहेंगी और यह दायित्व तुम्हें सीधे मुझे रिपोर्ट करने का अधिकार देता है। तुम्हारी पहली परीक्षा तुरंत शुरू होती है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि एक ठग का दिमाग जब सही राह पर लगता है तो कितना मूल्यवान हो सकता है। ठग, अब पूर्व ठग ने कमर कस ली। आदेश दे जहांपनाह, मैं अपने कौशल को प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छे, अकबर ने घोषणा की। शाही खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करना तुम्हारा पहला और प्रमुख कार्य होगा। तुम्हारे पुराने संपर्क और जानकारी अब सल्तनत के काम आनी चाहिए। यदि तुम इसमें सफल रहे तो तुम्हें उच्च पदवी और सम्मान मिलेगा। यदि असफल रहे तो सजा उतनी ही कड़ी होगी जितनी तुम्हारी पुरानी जिंदगी की थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। अब से इसका नाम गुप्त रत्न होगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अब तक ये अपने दिमाग से लोगों की जेबें काटता था, अब ये उसी दिमाग से दुश्मन के इरादे काटेगा। ये सल्तनत के लिए एक अमूल्य निवेश है। और इस प्रकार सबसे चतुर ठग ने अपनी नई खतरनाक जिम्मेदारी संभाली। गुप्त रत्न, जिसे अब सिर्फ रत्न कहा जाता था, समझ गया था कि यह सम्मान जितना बड़ा था उससे कहीं बड़ा खतरा उसकी राह देख रहा था। उसे तुरंत शाही प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया। उन्हें दरबार के अदृश्य नियम, दुश्मनों के कूट संकेत और सैन्य रणनीतियों की गूढ़ भाषा सिखाई गई। वो एक तेज छात्र था। जहां उसका चोर दिमाग पहले केवल मौका परस्ती और धोखे पर केंद्रित था, अब वही बुद्धिमत्ता दूरगामी योजना और गोपनीय जानकारी निकालने में लग गई। बीरबल ने उस पर कड़ी नजर रखी। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद बीरबल ने रत्न को अपने कक्ष में बुलाया। रत्न, बीरबल ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। हमारी पश्चिमी सीमा पर मालवा के शासक के इरादे साफ नहीं है। उनका सबसे भरोसेमंद जासूस जल्द ही आगरा आने वाला है। वो एक गुप्त दस्तावेज ले जा रहा है। तुम्हें उस दस्तावेज को हासिल करना है। न तो उसे मारना है और न ही उसे ये एहसास होने देना है कि वह लूटा गया है। रत्न ने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर अब पुरानी शरारती मुस्कान नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। जहांपनाह के नमक का कर्ज उतारना होगा। हुजूर,
ये मिशन सिर्फ एक दस्तावेज चुराना नहीं था, ये उसकी नई जिंदगी का प्रमाण था। रत्न ने वजीर से जासूस कमाल के आगमन की सटीक जानकारी ली। पता चला कि कमाल भेष बदलकर अगली रात तक आगरा की पुरानी शाही सराय में डेरा डालेगा। रत्न ने तुरंत राजमहल छोड़ा और मिशन की तैयारियों में जुट गया। ये चोरी का मामला नहीं था, ये विश्वासघात को कलात्मक ढंग से धोखे में बदलने की चुनौती थी। रत्न ने सबसे पहले खुद को एक नए चरित्र में ढाला। वो अब जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाला बनारस का एक धनी व्यापारी था, जो इत्र और महंगे मसालों का व्यापार करता था। उसने सराय के सबसे शांत कोने में एक कमरा किराए पर लिया और जानबूझकर अपनी दौलत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रत्न जानता था कि कमाल दस्तावेज को अपने शरीर से दूर नहीं रखेगा, शायद कपड़ों की तह में या कमरबंद में छिपाएगा। जासूस की सोच को पढ़कर रत्न ने अपने जाल के धागे बुनना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य दस्तावेज चुराना नहीं था, बल्कि कमाल को ऐसी परिस्थिति में डालना था कि उसे ये विश्वास हो जाए कि उसने वह दस्तावेज खुद ही कहीं खो दिया है या गलती से बदल गया है। इंतजार की घड़ी शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह रत्न ने इंतजार करना बंद किया और कार्रवाई शुरू की। उसने सराय के नौकरों को अतिरिक्त सोने के सिक्कों का लालच दिया ताकि वे उसे कमाल के कमरे की सटीक जानकारी और उसकी आदतों के बारे में बता सकें। रत्न को पता चला कि कमाल दस्तावेज को हमेशा रात को सोते समय अपने सिरहाने रखता था और दिन में उसे छिपाए रखने के लिए वो एक विशेष कमरबंद इस्तेमाल करता था। रत्न ने दोपहर का समय चुना, जब कमाल आराम करने के लिए अपने कमरे में गया। रत्न ने एक पुराना पर मजबूत संदूक अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर कमाल के कमरे के दरवाजे से टकराया। जोरदार खटखटाहट से कमाल चौंक गया और दरवाजा खोलकर बाहर आया। ओह, मुझे माफ करना भाई, रत्न ने दिखावटी चिंता व्यक्त की। ये संदूक फिसल गया। मैं एक क्षण के लिए इसे तुम्हारे कमरे के अंदर रख दूं? ये बहुत भारी है। कमाल, जो अपनी गोपनीयता को लेकर सतर्क था, मना नहीं कर सका क्योंकि रत्न ने पहले ही संदूक को चौखट पर टिका दिया था। इस छोटे से अंतराल में जब कमाल का ध्यान बातचीत पर था, रत्न ने अपने पैरों से संदूक की आड़ में पहले से तैयार किए गए नकली दस्तावेज को दरवाजे के पास फर्श पर गिरा दिया। ये नुकसान बाद में कमाल के भ्रम का कारण बनने वाला था। रत्न ने जल्दी से संदूक उठाया और फिर से माफी मांगते हुए कहा कि वो इसे लेकर सीधा मुख्य बाजार जा रहा है। वो कमाल को धन्यवाद देकर तेजी से गली से निकल गया। कमाल ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करने लगा। तभी उसकी नजर चौखट के पास पड़ी। संदूक के हटने से जमीन पर एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा दिखाई दिया, जैसे वो हड़बड़ी में गिर गया हो। उत्सुकतावश कमाल ने वो कागज उठाया। वो कागज एक सरकारी मुहर लगा गुप्त दस्तावेज जैसा लग रहा था। उस पर शाही फरमान का उल्लेख था। कमाल के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। उसे लगा कि ये कागज शायद उस भारी संदूक वाले व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज है, जिसे उसने अनजाने में अपनी सीमा के भीतर छुपा लिया है। अब कमाल चिंता में पड़ गया। अगर यह दस्तावेज किसी सरकारी अधिकारी का हुआ और चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वो ये भी नहीं जानता था कि वो अनजान व्यक्ति कहाँ गया। कमाल ने दरवाजा अंदर से बंद किया और हड़बड़ी में उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ने लगा। ये जाल पूरी तरह बिछ चुका था। कमाल ने जब उस कागज को ध्यान से पढ़ा तो उसके माथे पर जमा पसीना गले तक उतर आया। वो दस्तावेज कोई साधारण पत्र नहीं, बल्कि राजकीय मुहर लगा एक गुप्त तलाशी वारंट था। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि एक अत्यधिक मूल्यवान खजाना आगरा से गायब हुआ है और संदेह है कि संदूक वाला व्यक्ति उसे लेकर छिपा है। सबसे भयानक यह था कि वारंट में यह भी उल्लेख था कि उस संदिग्ध व्यक्ति को जिस भी ठिकाने पर शरण मिली है, वो ठिकाना भी अब संदेह के घेरे में है। ये पढ़कर कमाल को महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति ने ये जाल बिछाया है, उसने उसे पूरी तरह फंसा दिया है।
ये दस्तावेज और संदूक दोनों तुरंत मेरे घर से बाहर होने चाहिए। कमाल ने मन ही मन सोचा। उसे लगा जैसे बाहर सिपाहियों के बूटों की आवाज आ रही है। अगर वे आए और उन्हें ये सबूत मिल गए तो वो शाही चोरों की मदद करने के इल्जाम में मौत की सजा पाएगा। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अब बस इतना करना था कि जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए। कमाल ने बिना एक पल गवाए संदूक और दस्तावेजों का पुलिंदा पकड़ा। संदूक काफी वजनी था, लेकिन मौत के डर ने उसे असाधारण शक्ति दी। उसने चुपके से पिछला दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रखा। बाहर की ठंडक में भी उसके माथे पर पसीना आ रहा था। बूटों की आवाज अब और स्पष्ट थी। वे लोग उसके घर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे और दरवाजा खटखटाने ही वाले थे। बस 1 मिनट और, उसने फुसफुसाया। वो तेजी से आंगन की ओर बढ़ा, जहां एक पुराना, लगभग सूखा कुआं था। उसने संदूक को बिना आवाज किए कुएं के मुहाने पर रखा। जैसे ही संदूक गहरे अंधेरे में गिरा, एक भारी धड़ाम की आवाज आई, जो सिपाहियों के कदम ताल में दब गई। उसने तुरंत दस्तावेजों को फाड़ा और उन्हें कुएं में फेंकने के बजाय रसोई की आग में झोंक दिया। जब तक सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आते, तब तक कमाल के पास फंसने का कोई सबूत नहीं बचा था। अब वो पूरी तरह तैयार था उस चालाक ठग का सामना करने के लिए, जिसने उसे इस जाल में फंसाया था। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। 80-90 सिपाही अपनी तलवारें खींचे, गुस्से भरी निगाहों से कमाल की ओर बढ़े। उनके सरदार ने गरज कर पूछा, कमाल, शाही खजाने के दस्तावेज कहाँ हैं? हमें पता चला है कि तुम उस ठग के साथी हो। कमाल ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़े। उसके चेहरे पर न डर की शिकन थी, न ही किसी अपराध बोध का भाव। क्षमा करें हुजूर, मैं तो यही अपने घर में शांति से बैठा था। मुझे नहीं पता आप किस ठग और किस दस्तावेज की बात कर रहे हैं। मेरा घर आपकी सेवा में हाजिर है। आप कहीं भी तलाशी ले सकते हैं। सरदार ने तुरंत तलाशी का आदेश दिया। सिपाहियों ने रसोई की ठंडी राख को कुरेदा, कुएं के अंदर झांका और घर का कोना कोना छान मारा। जब खाली हाथ लौटे तो सरदार का माथा तन गया। ये झूठ बोल रहा है, सरदार चिल्लाया। कमाल मुस्कुराया। हुजूर, झूठ मैं नहीं, बल्कि वो चालाक ठग बोल रहा है जिसने मुझे फंसाने की कोशिश की। अगर आपने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे बादशाह अकबर के सामने पेश करें। मैं वही उस ठग का नाम और पता बताऊंगा। सरदार का गुस्सा अब हैरानी में बदल गया था। वो जानता था कि कमाल की आत्मविश्वास भरी चुनौती को नजरअंदाज करना अब असंभव है। अगले ही पल पहरेदार कमाल को हथकड़ी लगाए शाही दरबार की ओर चल पड़े। जल्द ही वे दीवान आम में पहुंचे। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में बीरबल बैठे थे, जो इस अजीब मामले को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। सरदार ने झुककर सलाम किया और पूरी कथा विस्तार से सुनाई। कैसे तलाशी निष्फल हुई और कमाल ने बादशाह के सामने पेश होने की मांग की। जब सरदार चुप हुआ तो अकबर ने कमाल की ओर देखा। तो तुम दावा करते हो कि तुम उस ठग का नाम जानते हो जिसने आगरा को ठगा है? बादशाह ने गंभीर स्वर में पूछा। कमाल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं उस ठग का नाम ही नहीं बल्कि उसकी पहचान भी जानता हूं। और ये ठग कोई और नहीं बल्कि, उसने एक पल के लिए रुककर दरबार में मौजूद हर चेहरे पर नजर डाली, बल्कि वो ठग मैं खुद हूं हुजूर। दरबार में भयानक सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के होंठ खुले रह गए। दरबारी एक दूसरे को घूरने लगे। इस अभूतपूर्व साहस और स्वीकारोक्ति से अकबर का चेहरा क्रोध और विस्मय से तमतमा उठा। क्या बकवास है? क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर ये स्वीकार रहे हो कि तुमने मेरे राज्य को लूटा है? अकबर ने दहाड़कर पूछा, मानो उनका सिंहासन हिल गया हो। तुम इतने ढीठ हो गए कि खुद ही अपनी पहचान उजागर कर रहे हो? कमाल ने अपनी गर्दन सीधी की
और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। जी हुजूर, मेरी चोरी का रहस्य ये था कि मैं चाहता था कि आपका सबसे चतुर ठग आपके सम्मान में खुद पेश हो। मैंने चोरी की क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहता था कि दुनिया में कोई ऐसी तिजोरी नहीं जिसे खोलने वाला न हो। और अब मैं आपकी कैद स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं ये भी सिद्ध करूंगा कि मैं आगरा का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे चतुर ठग हूं। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को संकेत दिया, इसे तुरंत बंदी बना लो। सिपाहियों ने कमाल को तुरंत घेर लिया और उसे हथकड़ी पहनाकर जंजीरों से जकड़ दिया। कमाल ने विरोध नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अकबर का चेहरा क्रोध और कौतूहल के भावों से भरा था। इतनी बड़ी गुस्ताखी, तुम खुलेआम चुनौती दे रहे हो? तभी बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब देख रहे थे, आगे आए। माफ करना जहांपनाह, पर इस ठग की चुनौती में एक अवसर छिपा है। अगर ये सच में इतना चतुर है तो हमें यह सिद्ध करने का मौका मिलेगा कि हमारी शाही सुरक्षा और न्याय इसकी चतुराई से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अकबर ने कुछ देर सोचा। ये मामला अब केवल चोरी का नहीं, बल्कि बादशाह की प्रतिष्ठा का बन चुका था। उन्होंने गरजकर आदेश दिया, ठीक है, मैं इसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। इसे उस शाही काल कोठरी में डालो जहां से आज तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। अगर ये 3 दिन के भीतर भाग निकला तो इसे आजादी मिलेगी, वरना इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कमाल की मुस्कान और गहरी हो गई। स्वीकार है जहांपनाह। शाही सिपाहियों ने तुरंत कमाल को जंजीरों में जकड़ा और उसे भयानक सियाह कालकोठरी की ओर ले गए। ये कालकोठरी महल के सबसे गहरे और गुप्त तहखाने में स्थित थी, जिसकी दीवारें इतनी मोटी थी कि अंदर की आवाज बाहर आना असंभव था। लोहे का विशाल दरवाजा एक बार बंद होने के बाद उसे खोलने के लिए कम से कम 10 मजबूत सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को निगरानी के लिए तैनात कर दिया और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, क्या तुम अब भी सोचते हो कि वो भाग निकलेगा? बीरबल ने द्वार की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, उस ठग की आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसकी चुनौती केवल दीवारों से नहीं, बल्कि शाही बुद्धिमत्ता से थी। साधारण चोर तो क्या, शायद एक मच्छर भी उस कोठरी से बाहर न निकल पाए। लेकिन कमाल साधारण नहीं है। हमें अगले 3 दिन तक बेहद सतर्क रहना होगा। अकबर ने गर्व से कहा, मैंने सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं कि स्वयं मृत्यु भी वहां जाने से पहले 100 बार सोचेगी। 134 वर्ड्स। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां